गोरी कभी काली ऐनक लगाए नदी के पास बैठी हुई थी। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कव्वे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हा 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 हा, देख लो, देख कर बताओ। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो। मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कवि अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज, उसने मुझे पसंद कर लिया है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी, शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। कव्वे जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा, मैं गोरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिठू के खेत में जाता है। मिठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे, मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कफे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कवि के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कवि के घर जाता है। कव्वे, आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊँगा, मैं मीठी खीर ले आऊँगा। कालू जी, मेरी खातिर कर कर दिखाना, मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी, आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा, मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो, मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर, वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है। वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है, नीली नीली आँखें हैं उसकी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गोरी कवि के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या अब मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो।
अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हा, हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिट्ठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गोरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कभी पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी, अब ये ऐनक उतार भी दो। क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गोरी कवि की इस बात से कालू कवि को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती, माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कवि अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। हा, गौरी, अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कवि हंसने लगती है। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गोरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गोरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गोरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहेगी, मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। हे ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गोरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गोरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे। तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं।
जंगल से निकाले जाने पर गोरी कभी नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गोरी कभी छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कभी, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कभी ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कभी, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गोरी कभी ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गोरी कभी कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गोरी, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कभी कौन है? फिर मीनू मौसी गोरी कभी के बारे में सारा बताती है। अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवे जी? हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था, मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कव्वे जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूँगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कव्वे जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कभी को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कभी कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कभी अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नरम होगा। रुक जाओ चील, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पंख मत लगाना। अरे वाह कव्वी, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरा मुकाबला कर सके। तभी गोरी का पति भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मुकाबला करता हूँ। गोरी कभी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है। तभी चील कौवे पर हमला करती है। कौवा पहले से ही बहुत बीमार था, वो एक बार में ही मर जाता है। कौवे को मारकर चील गोरी कभी के पीछे जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे कव्वी, क्या तू मुझे उस कौवे से डराएगी जो मेरे एक वार से ही मर गया है? मैं सच में बहुत मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उसे खा गई। नहीं मम्मा, पापा को बहुत बड़ी बीमारी थी, आपके कारण तो वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। मम्मा, आप मनहूस नहीं हो, आपके कारण तो हमने जीवन में खुशियाँ देखी हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हाँ माँ, देख लेना, हम जरूर जिंदा जाएंगे क्योंकि आप मनहूस नहीं हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चील कौवे के परिवार पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी आते ही चील की आंखों में चोंच मारती है, जिससे चील को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दर्द से चीखती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कभी और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब गोरी कभी को मालूम हो गया था कि वो मनहूस नहीं है। गोरी के जंगल वाले पक्षी आकर गोरी कभी को वापस उसके जंगल ले जाते हैं।
जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो 2-2 अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे। नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर, कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कभी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कभी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम है वो जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है?
गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गौरी कवि की बात याद आती है। वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं। वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है। आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मम्मा, मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गौरी कवि ऐसा सोचती है और गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाए। ढोल बज रहे थे, शनाइयाँ बज रही थीं, क्योंकि आज मीनू चिड़िया की शादी थी। कुकू बेटे, मेरी बेटी बहुत भोली है, तुम इसका ख्याल रखना। मैंने इसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या कूड़ा कचरा है, अब हमारे घर की बहू बन गई है। हम इसे थोड़ी ना घर से निकाल फेंकेंगे। कुक्कू चिड़े की माँ की ये बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ चुप कर जाते हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी आप मुझे देख रहे हो? अब जल्दी जल्दी विदाई कर दो, हमें घर भी जाना है। फिर मीनू चिड़िया को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो कुकू की माँ मीनू चिड़िया के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ मर गई है? लगता है अब बहरी भी हो गई है, जल्दी आ। माँ जी, क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मीनू, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? मेरा तो जी ही खराब कर दिया। माँ जी, अगर आपको ये पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ।
ये कहते हुए मीनू चिड़िया रसोई में दोबारा जाती है। बहुत डर चुकी थी, डर के मारे उसके पंख भी कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकोड़े बनाती है। जल्दी में कढ़ाई का तेल मीनू चिड़िया के परों पर गिर जाता है। मीनू चिड़िया की चीख सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना महंगा तेल था, सारा बर्बाद कर दिया है। माँ जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखिए ना, मेरे पंख भी जल गए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें कमाना तो नहीं पड़ता ना, इसीलिए सारा तेल बर्बाद कर दिया है। अब जल्दी से ये सारा तेल साफ करो और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। ऐसा कहते हुए मीनू की सास वहाँ से चली जाती है और वो एक बार भी मीनू चिड़िया के पंख को नहीं देख। इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन मीनू चिड़िया को काम करते करते चक्कर आ गए। हाँ, मैं मीनू चिड़िया की दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुकू बेटा, कुछ नहीं हुआ मीनू चिड़िया को, बस काम ना करने के बहाने हैं ये सब। कुकू बेटा, तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? मम्मा, पर मीनू चिड़िया को तो बहुत बुखार है और खांसी भी, उसे दवाई तो लेकर देनी होगी। ठीक है कुकू बेटे, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ, वो फीस भी थोड़ी ही लेती है। ऐसा बोलकर कुकू की माँ पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। फिर डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन मीनू बहू बहुत कमजोर है, इसे आराम करने की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बुलबुल, हमारे घर में काम ही क्या है, सिर्फ आराम ही आराम है। ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू की सास दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मीनू चिड़िया की माँ की आज मृत्यु हो गई है, आप उसे मेरे साथ भेज दें। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ, पर बेटा मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं है, वो तो अपने पति के साथ घूमने गई हुई है। देखिए माँ जी, मीनू के अलावा रानू चिड़िया का कोई नहीं है, आप उसे भेज दें, हम उसे बाद में क्या जवाब देंगे, आप उसे भेज दें। मुझे तो तुम कोई पागल पक्षी लगते हो, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे भेज दूँ? हवाई जहाज से आने में उसे 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब भाग जाओ यहाँ से। चंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया ये, कुछ ही दिनों में मेरा पोता आने वाला है, मैं कैसे जाने देती उसे मरे घर में। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मीनू की सास बहुत खुश होती है। दूसरी ओर मीनू चिड़िया की नजर खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। कुकू चिड़ा और उसकी माँ भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। देख मीनू बहू, अगर तू वहाँ गई तो दोबारा यहाँ लौट कर न आना, हमारे लिए तू आज ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मैं तो जाऊंगी। चल कुकू बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जो अपनी सास का कहा भी ना माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर के साथ अपनी माँ के पास आती है। मौसी, मेरी माँ को क्या हुआ था? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी, तुम्हें खबर भी पहुँचाई, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ना आया। जरूर वो खबर मेरी सास को मिली होगी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं, अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मीनू चिड़िया अपने माँ के घर ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। मीनू बेटी, तुम यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम यहाँ और रहोगी तो तुम्हें इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी गोरी कवि मुझसे बहुत लड़ती है। कालू भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दिया करूँगी। मेरी सास बहुत बुरी है, वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में नहीं रखेगी। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मुझे किराया समय पे दे दिया करना।
अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी बेटी भी तो भूखी है, मुझे इसका पेट भी तो भरना होगा। हाँ, मैं पकोड़े का काम करूँगी। अगर मैं अपना काम करूँगी तो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया पकोड़े का काम शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ ही पकोड़े बेचा करती। ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली चिड़िया, कैसे हैं पकोड़े? किस चीज के बनाए हुए हैं? तोते भाई, प्याज के पकोड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप चख कर तो देखें। अच्छा चलो, एक प्लेट प्याज के पकोड़ों की दे दो। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की तारीफ किए बगैर ही चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? तोते को तो मेरे पकोड़े अच्छे नहीं लगे। मम्मा, मैं क्या कहती हूँ, प्याज आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा कि सभी खुद चलकर यहाँ पर आएं। अपनी गुड़िया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बात समझ आ जाती है और वो सारी रात सोचती है कि वो किस चीज़ के पकोड़े बनाए। फिर उसे ख्याल आता है, मैं एक बार अपनी माँ के साथ बांस के जंगल में गई थी और माँ ने मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना मैं भी पक्षियों को ऐसे पकोड़े ही बनाकर खिलाऊं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया बांस के जंगल में जाती है और ढेर सारे बांस तोड़कर ले आती है और बहुत सारे पकोड़े बना लेती है। आओ आओ पक्षियों, बांस के पकोड़े खाओ, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटी, ये क्या बांस के पकोड़े? मुझे भी एक प्लेट दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट पकोड़ों की देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी चिड़िया को बहुत मज़ा आ जाता है और वो बहुत शौक से खाती। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट। ये बांस के पकोड़े तो बहुत मज़े के हैं। अब मैं रोज तुमसे ही खाया करूँगी। ऐसे ही वो बुढ़िया 2-3 प्लेट पकोड़ों की खा जाती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर यश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया, वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा गुड्डू भैया, मोटा, आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानों को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है। उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कभी गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो।
गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है। मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कौवे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी चील, मेरे घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं भागकर वो लेकर आती हूँ और मैं अपने भैया को भी साथ ले आऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ सब मिलकर समोसे खाएंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर लेकर आना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी नानों का घर ज्यादा दूर ना था। फिर रानो चिड़िया अपनी नानों के घर पहुँच जाती है। नानो नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी, अकेली आई हो, आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दें। रुको गुड़िया बेटा, मैं अपना डंडा उठा लूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो एक साथ जाती हैं। जब गुड़िया की नानो और गुड़िया चील के पास से गुजरती हैं, तो डंडा देखकर चील भी चुपचाप बैठी रहती है। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने, मगर ले आई डंडे वाली नानी को। वो चील तुरंत उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और वो अपने घर पहुँच जाती हैं। मैंने कर दिया मम्मा, मैंने कर दिया। रानो बेटा, आटा कहाँ है? माँ, सब रसोई में पड़ा है, सब्जी भी और आटा भी। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो बूढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर भाग गई। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।